अमेजोन भी लिख लो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अरे अमेजोन नहीं होता, उस अमेजन होता है। अमेजोन पे देख लो। अमेजोन, अमेजन होता है। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। अमेजोन। बैटरी भी इसकी तब तक जानी। अब गेट ला दियो। यस, वेलकम हर्षल। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हाँ हाँ हर्षल, मुझे पता है तुम अकेले ही हो। मैं लिख देता हूँ, वो आदत सी है मेरी। लिख देता हूँ मैं, आदत सी है वो मेरी। क्या है कि जब क्लास पूरी भरी हुई रहती है तब भी वही सीन रहता है, और जब एक दो स्टूडेंट है तब भी वही। तो क्लास में भी बोलने का नजरिया वही रहता है कि हेलो स्टूडेंट्स, है ना। बेशक वहां पे एक ही स्टूडेंट बैठा है, लेकिन वो निकलता मुंह से वही है, हेलो स्टूडेंट्स। यस तो सर, ये यस। है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का।
कल के लेक्चर में हम लोग जो नॉर्टन थ्योरम्स को कर रहे थे, है ना, और वो फिनिश एंड पर थी। चलिए, तो आज कुछ नया देखते हैं, क्या है वो नया। तो हर्षल, कल की प्रॉब्लम्स की थी क्या, जो मैंने जिस तरह से बताया था अप्रोच? यस सर। तो अब बन रही है प्रॉब्लम या अभी भी सेम हाँ फिनोमेना? सर, ट्राई ट्राई किया था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, चलो। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो हर्षल। सिंपल क्वेश्चन है, बताना, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, फाइंड द आई एस सी, फाइंड द आई एस सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में आई एस सी कितना फ्लो होगा, ये आपको बताना है हर्षल। बताइए मुझे।
सर हाँ हर्षल, सर बताओ ना। नहीं हुआ? नो सर। देखो ऐसा है कि तुमसे क्या पूछा गया है, ए बी के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड, यहां पे मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। चलो, अब तुम देख रहे हो हर्षल यहाँ पर कि तुमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना। इसको शॉर्ट करने का मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल वी ए बी इज इक्वल टू जीरो हो गया ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। हो गया। अब तुम देख रहे हो कि वी ए भी जीरो हो गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल भी जीरो हो गया। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन फोर, दैट मीन्स 0 एम्पियर। क्लियर? तो आई के जीरो होने से ये भी तो जीरो हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो अब इंटरेस्टिंग चीज देखते चलना कि ये वोल्टेज सोर्स है, इसके जीरो होने का मतलब ये भी अगेन शॉर्ट हो गया। ठीक है, इसके जीरो होने का मतलब कि ये ब्रांच ओपन हो गई। हो गई ओपन, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि यदि तुमने इस पोटेंशियल को जीरो बोला है वीएबी को, तो ये 5 ओम के अक्रॉस भी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसको भी हटा दो, 5 ओम को। और 5 ओम को हटा दिया तुमने, 5 ओम को हटा दिया तुमने, तो ये जो 9 एम्पियर करंट है, यही करंट तो फ्लो करेगी तुम्हारी। अब तुम देख रहे हो कि जब तुमने इसको शॉर्ट किया है तो करंट तो यहां भी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। इसलिए जितना भी सर्किट में करंट है ना, वो शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करती है, वो उस पाथ में से निकलेगी। दैट मीन्स यहां पर आईएससी कितना आ गया हर्षल? 9 एम्पियर। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। फिर
डन सर। चलो हो गया ये, हटा दूं इसे। क्वेश्चन है हर्षल, 2K 5 वोल्ट, टू के 3 VAB, 1K। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां से देखने पर केवल एक ही चीज पूछ रहा हूं, RTH कितना होगा, बताइए। RTH कितना होगा?
सर हाँ अर्षद, सर बताइए। हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये बताओ कि इसमें आरटीएच निकालना है तुम्हें, तो क्या इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है? हाँ सर। और डिपेंडेंट सोर्स जब लगा होता है तो हमें फिर क्या करना होता है? शॉर्ट हमें सर्किट। डायरेक्ट आरटीएच दिखता नहीं है, हमें वी अपॉन आई लेना होता है। हमें वी अपॉन आई का रेशियो लेना होता है ना? ये मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, तो कैसे लोगे देखते हैं इसको। कि आरटीएच इज इक्वल, मैं बोल सकता हूं वी ओ सी अपॉन आई एस सी। एक तरीका तो ये है कि वी ओ सी अपॉन आई एस सी निकाल ले। एक तरीका ये है कि वी अपॉन आई, मतलब मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाऊं और एक करंट निकालूं, फिर मैं उससे बोलूं, तो वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे देखते हैं। कौन सा करना है ये बता दो मुझे हर्षल, पहले वाले से करूं या दूसरे वाले से करूं? सर वी अपॉन आई। वी अपॉन आई, चलो। तो देखो हर्षल, जब तुमने वी अपॉन आई बोली दिया है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको समझना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पर एक वी वोल्ट मान लिया और यहां पर एक आपने करंट फ्लो कर दी। ठीक है, तो ये जो वी अपॉन आई का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? आरटीएच होगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम आरटीएच निकालते हैं तो जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं हम उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स होते हैं तो उनको ओपन सर्किट कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात वाली? ठीक है अर्षद, चलो। हाँ सर। तो अब देखना है सॉल्यूशन के तौर पे कि ये दो और ये दो, ये तो हट गया, ये दो और दो किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो क्या मैं इसको 1K बोल सकता हूं? उसके बाद ये वोल्टेज जो है ये कितना हो गया? 3VAB हो गया। उसके बाद ये 1K हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस V, और ये I हो गया, है ना? तो देखो हर्षल, यदि तुम इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट बोल रहे हो तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना है? वी है। तो इसका मतलब मैं इस बी ए बी को वी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने वी लिख दिया, है ना? अब मैं यहाँ पे कुछ लगाऊंगा, सोचूंगा कि कैसे करूं। मुझे वी अपॉन आई का रेशियो चाहिए, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो, तो देखो मैंने ये किया कि मैंने इस नोड पर केसीएल लगाया। ठीक है, केसीएल लगाने का मतलब ये हो गया कि करंट आ रही है आई, दूर जाने वाली करंट, दूर जाने वाली करंट, समझ में आती है? ठीक है, आने वाली करंट कितनी है हर्षल? आई। दूर जाने वाली करंट, ये पोटेंशियल वी है, तो इसके अक्रॉस भी तो वी होगा ना हर्षल, क्योंकि ये तो ग्राउंड है। तो ये हो गया वी माइनस 0/1K प्लस, यहां पर करंट जा रही है, तो यहां करंट जा रही है, तो यहां एक पोटेंशियल तो वी है, दूसरा पोटेंशियल है -3V, तो ये मैं -3V लिख सकता हूं अपॉन 1K। सही लिखा है मैंने? ठीक है, अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये 1K इधर चला गया, तो ये हो गया 1K इंटू आई। अच्छा, इसको देखोगे आप तो ये लिखा हुआ है V+V+3V, तो ये कितना V हो गया? ये 4V हो गया, है ना? सही है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो ये हो गया 1K इंटू आई इज इक्वल टू 5V। ठीक है, अब आपको पता है कि
आरटीएच जो है वो रेशियो है वी अपॉन आई का, तो वी को एक तरफ छोड़ दो और आई को इसके नीचे ले आओ। तो ये बताओ हर्षल, क्या मैं 1k/5 इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिख सकता हूं हर्षल? हाँ सर। तो 1k का मतलब कितना हो गया, 1000/5। सॉल्व किया, कितना आ गया, 200। दैट मीन्स RTH is equal to V upon I is equal to 200 ohm। सर हाँ हर्षल बोलो। सर ये आई और वी कब ऐड करने का मतलब? क्या? ये आई और वी हमने ऐड किया है ना लास्ट में। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर ये आई और वी हमने इधर ऐड किया, देखो किधर ऐड किया है? ये लास्ट में आरटीएच के इधर। एक सेकंड हो, ये बोल रहे हो ये? नहीं नहीं सर, ये ऊपर डायग्राम में, डायग्राम में ऐड किया है, ऐड कहाँ मतलब किया है ये मैंने? डायग्राम में ऐड किया, देखो ना। ये वाला, ये जो मार्कर मूव कर रहा है ये? हाँ ये ब्लैक वाला। नहीं, तो मैंने ऐड कहाँ किया है? मैंने मैंने तो मतलब ये सर ये बोला है कि एजम, जब भी एजम कब करना है सर? क्या करना है? ये कब एजम करना है मतलब अच्छा, कब? कब एज्यूम करना है, हाँ। तो ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि जब भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, कल भी कई सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, यदि इंडिपेंडेंट होते तो कोई बात ही नहीं थी, सारे ओपन शॉर्ट हो जाते, केवल आर बचते। लेकिन जब भी किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ना, तो हम आरटीएच डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंडेंट सोर्स किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो उस केस में हमें जब जब आरटीएच निकालना होता है तो हम या तो वीओसी अपॉन आईएससी करेंगे। वीओसी आपको पता है कि थेवेनिन वोल्टेज है, आईएससी आपको पता है कि नॉर्टन करंट है। या फिर आप सिंपली वी अपॉन आई, मतलब उस ब्रांच में एक वोल्टेज लगा दें और उसमें करंट फ्लो करा दें, तो जो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होगा वही तो आर होता है, वही हमारा आरटीएच हो जाएगा। ओके सर।
किया? हाँ सर हो गया। कर लो आराम से कर लो, कोई नहीं। डन सर। हो गया। चलो, तो ये नॉर्डन प्रॉब्लम थ्योरम पर प्रॉब्लम्स थी कुछ। चलू आगे। हाँ सुपरपोजिशन, हाँ सर। थेवेनिन और नॉर्टन के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है, अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में चाहो तो लिख लो लीनियर बाई डायरेक्शनल सिंगल सोर्स network, the ratio of response to excitation remain the same even when the position of response and excitation are interchanged. तो कहने का मतलब ये है, इस डेफिनेशन में तो लिख लेना, पहले समझ लो है ना क्या है, बाद में नोट करना है, एक साथ नोट करना। ये कोई नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क पर एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये है ना। आप बोल सकते हो ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है ना। टू पोर्ट पढ़ेंगे तो हम टू पोर्ट नेटवर्क तो मैं पढ़ा दिया ना मैंने, हर्षल। हाँ सर। हाँ, तो फिर तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि टू पोर्ट में एक पोर्ट ये होता है, एक पोर्ट ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपने पोर्ट 1 पर कोई एक्साइटेशन दिया, कोई इनपुट दिया, है ना, तो उस इनपुट का रिस्पॉन्स तुम्हें पोर्ट 2 पर मिला, तुम्हें पोर्ट 2 पर मिला, इसको तुमने आउटपुट नाम दे दिया, ठीक है। इसको v ऑफ x लिख लो। तो यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि रेशियो ऑफ आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, पहली बात। दूसरी बात, अब ये बोलना ही चाह रहे हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम में कि यदि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, यदि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो यदि मैं इस एक्साइटेशन को बजाय पोर्ट 1 के पोर्ट 2 पर लगा दूं,
पोर्ट 2 पर लगा दूं तो अब ये ट्रीट करेगा एज ए इनपुट, और उसके कारण जो यहां पर करंट अब ड्रॉ होगी इस इनपुट पोर्ट पर, इसको मैंने नाम लिख दिया आई वाई, ये ट्रीट करेगी एज ए आउटपुट। तो कहने का मतलब क्या था कि नेटवर्क 1 में रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन क्या है, आई वाई अपॉन वी एक्स। नेटवर्क 2 में अगेन रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन क्या होगा, आई वाई अपॉन वी एक्स। तो यदि ये दोनों सेम हैं, मतलब कहने का मतलब ये, यदि ये नेटवर्क जो है ना ये रेसिप्रोकल है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ठीक है, तो अब आप यहां पर इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ आगे और बताऊंगा, फिर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। डन सर। डन ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिख लेना जो कि मैंडेटरी है इस थ्योरम के लिए। फर्स्ट है रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स
to excitation is either ओम और मो। ठीक है, तो ओम में होगा या फिर मो में होगा। जैसे कि पीछे मैंने आई अपॉन वी लिखा था, तो ये किस में होगा, मोह में होगा, है ना। और यदि वी अपॉन आई होता है ना, डिपेंड्स ऑन कौन एक्साइटेशन है कौन रिस्पॉन्स है, तो वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, है ना। पहली बात। दूसरी बात, ये नोट के तौर पर है, तो आप इनको नोट के तौर पर लिखिएगा। दूसरी बात है ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स only one independent source is present in the circuit। मतलब ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द सर्किट, मतलब केवल एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा सर्किट में। ठीक है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और लास्ट चीज है नो डिपेंडेंट सोर्स नो डिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम इकलौती ऐसी थ्योरम है कि इस थ्योरम के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, या होगा तो वहां रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये 3 नोट और नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन सर। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से। ये नोट कर लिया ना सब कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षर, ठीक है। तो ये नेटवर्क भी यदि रेसिप्रोकल नेटवर्क को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो नेटवर्क 1 and network 2 are reciprocal to each other
then find the I. Find the I. सिक्स 6 एम्पियर आ गया। हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या पहले से आती है तुम्हें? नो सर। अच्छा, जस्ट जस्ट जो भी किया है ना। हाँ सर। तो नेटवर्क 1 में क्या किया होगा? रिस्पॉन्स क्या है आपका? 2 एम्पियर अपॉन एक्साइटेशन क्या है? 10 वोल्ट। तो यहां से आपका क्या आ गया? 1/5, इक्वेशन नंबर 1। अब नेटवर्क 2 में एक्साइटेशन आपका क्या है, मतलब जो रिस्पॉन्स क्या है? आई। और एक्साइटेशन आपका क्या है? 30। और ये दोनों सेम होंगे। तो 5 ठीक है। हाँ सर। चलिए सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। क्या कुछ बोल रहे हो? लिखना है सर ये मेरे को। हाँ लिख लो लिख लो। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना मुझे क्या होगा। तो इफ network 1 and 2 are reciprocal, then find the value of I. Find the value of I. सर 4। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आप देख रहे हो यहां पर कि रिस्पॉन्स क्या है? 2 एम्पियर। इनपुट एक्साइटेशन क्या है? 10 वोल्ट।
तो क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं? सेकेंड वाली में रिस्पॉन्स क्या है, आई, और एक्साइटेशन क्या है, 20 वोल्ट। और क्योंकि दोनों ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है, कोई भी R1, R2, R3, R4 चेंज हुआ है? नहीं हुआ। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2, 1/5 इज इक्वल टू I/20। तो 5 1 5, 5 4, दैट मीन्स I इज इक्वल टू। चलिए आई बताओ मुझे। साथ ही साथ में ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। तो ये वाला आई बताइए आप मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई बताइए आप मुझे, है ना, फिगर 1 वाला। और फिर फिगर 1 और 2 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन फाइंड द ये वाला आई बताइए।
सर बताओ ना। क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सारे मतलब अच्छा थोड़ा चलो अलग कोई है। नहीं। देखो क्या है कि इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तुम देखो तो केवल डिफरेंस इतना सा है कि जो पहले यहां पर इनपुट था वो यहां से इनपुट दिया जा रहा है, और जो पहले आउटपुट था वो बजाय वहां के यहां पर मेजर किया जा रहा है। तभी तो रेसिप्रोसिटी फॉलो होगी यहां पर, है ना। चलो, तो इसमें सारा टास्क तुम्हारा ये है कि अभी तक जितने क्वेश्चंस थे, आप पीछे आगे देखोगे तो पीछे जाके देखने पे आपको पता चल रहा है कि वो करंट आपको गिवन थी। उससे पीछे जाओगे तो वो करंट आपको गिवन थी, दूसरी वाली करंट आपसे पूछी थी, जबकि इनपुट उन्होंने चेंज कर दिया था, है ना। यहां पर क्या हो रहा है कि इनपुट दोनों जगह सेम है, यहां भी 12 वोल्ट है, यहां भी 12 वोल्ट है, लेकिन करंट ही नहीं पता। इसका मतलब हमें समझ में आ रही है कि दोनों जगह करंट तो सेम ही आएगी। अब आएगी नहीं आएगी इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये बताओ कि तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि वोल्टेज तो तुम्हें पता है, वोल्टेज तो तुम्हें पता है, तो तुम आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे कि ये 6, और देखो इस वोल्टेज सोर्स को यहां से हटा दो, है ना। हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, तो इस वोल्टेज सोर्स को हटा दो। इस वोल्टेज सोर्स को हटा के आप देख रहे हो कि आर कितना है, तो अब देख रहे हो 6 और 3 तो किसमें है, पैरेलल में है, और उसके साथ 2 किसमें है, सीरीज में है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 + 6 पैरेलल टू 3, और मुझे पता है कि 6 पैरेलल टू 3 कितना आता है, 2 आता है, और 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 ओम। अब आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो यहां पर टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, आई टोटल, ये होगी 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट की है, अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब 12/4, इसका मतलब 3 एम्पियर। इसका मतलब यहां पर जो करंट फ्लो होगी ये 3 एम्पियर फ्लो होगी, लेकिन हमें तो मतलब है आई से। तो आई निकालने के लिए क्या हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, 6/6 + 3। आई टोटल कितना है, 3 × 6/9। तो 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब हर्षल आई कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। आई कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब वैसे तो मुझे कोई करने की जरूरत ही नहीं है काम, क्योंकि यदि ये रेसिप्रोकल थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो ये आई भी 2 होगा। लेकिन एक बार करके देख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, कैसे कि अगेन तुम्हें आर इक्विवेलेंट की जरूरत होगी। कहां से देखने पर, यहां से देखने पर। तो तुम देख रहे हो कि ये 2 और ये 6 दोनों पैरेलल में, और उनके साथ सीरीज में क्या है, 3 है। तो ये बताओ कि 6 और 2 पैरेलल में आएंगे तो 6 दूनी 12/8, मतलब 3 + 6 दूनी 12/8, मतलब 4, 3/2, है ना। और 3/2 का मतलब कितना हो गया हर्षल, ये 4.5 ओम आ गया, है ना। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 1.5 भी और 3 ही 4.5। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं आई टोटल। तो आई टोटल कैसे निकलेगा, वही 12 टोटल रेजिस्टेंस 4.5, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला आई। तो करंट डिवीजन रूल से क्या आ जाएगा, आई टोटल इंटू 6/6 + 2। तो आई टोटल कितना है मेरा, 12/4.5 इंटू 6/6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया।
तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 2 3 जा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ऊपर लिखा है 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4.5, दैट मीन्स अगेन आई शुड बी अ 2 एम्पीयर। आई विल बिकम, इसका मतलब ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ये दोनों नेटवर्क कैसे है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है, तभी तो फुलफिल हो रहा है। अब इसको नोट कर लो तुम। सर हाँ बोलो। सर मेरे को ये सेकंड वाला करंट डिवीजन रूल नहीं समझ में आया। सेकंड वाला करंट डिवीजन रूल समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि जब तुमने ये आईटी निकाल लिया, ये वाला बोल रहे हो सेकंड सर्किट में, हाँ सर। तो जब तुमने ये आईटी निकाल लिया तो ये जो आई फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि आई इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट डायरेक्शन वाला रेजिस्टेंस। भाई यही तो हमने यहां किया, अपोजिट डायरेक्शन वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब 2 + 6 8। हाँ सर। कर लो इसे नोट। डन सर। हो गया, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये सर्किट बने, तो आपको फाइंड करनी है आई कितनी होगी इफ these networks are follow reciprocity theorem or these networks are reciprocal network। करो, मैं आ रहा हूं जब तक।
किया? सर बताओ ना। नहीं बन रहा? नो सर। चलो देखो, इसमें क्या करना है कि ये दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल तो हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि इस एंड पर 10 वोल्ट लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंड पर 30 वोल्ट लगा दिया तो तीन गुना कर दिया आपने, है ना। यहां पर फ्लो होने वाली करंट यहां पर भी फ्लो होगी। अब वो कितनी होगी ये मुझे नहीं पता। अब आप देख रहे हो कि रिस्पॉन्स एंड पर करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है, तब जा करंट पूछ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हर्षल, इस चीज को समझना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो सर्किट नंबर 2 है ना, सर्किट नंबर 2, इस सर्किट नंबर 2 को या नेटवर्क नंबर 2 को मैं कुछ ऐसे सोचूं कि 30 वोल्ट होता और यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मेरे लिए आसान हो जाता। पूछो क्यों? क्योंकि फिर ये इसकी तरह ट्रीट करता ही नहीं करता फर्स्ट वाली की तरह, बिल्कुल। हाँ सर, 6 आ जाता। तो हाँ, तो यहां पर हमें ये सोचना है बैठ के कि इसकी तरह तो होता, लेकिन है तो नहीं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने 4 ओम को एलिमिनेट कर दिया। 4 ओम को एलिमिनेट करने का मतलब तुमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका मतलब इसमें इस समय आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी तो इन दोनों नेटवर्क से, अब देखना यार क्या करने वाला हूं मैं अपनी मर्जी से इसको शॉर्ट कर रहा हूं और फिर चीजों को देख रहा हूं, फिर मैं बाद में मैनिपुलेट कर दूंगा। तो नेटवर्क 1 में और नेटवर्क 3 में सिमिलरिटी आ गई। सिमिलरिटी आ गई, इसका मतलब नेटवर्क 1 और 3, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर अपॉन 10 लिख सकता हूं। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आईएससी अपॉन 30 वोल्ट। ये तो कर ही सकता हूं ना, क्या प्रॉपर्टी का यूज करके? यूजिंग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहां से आईएससी कितना आ गया? 6 एम्पियर आ गया। यहां से आईएससी क्या आ गया? 6 एम्पियर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखो हर्षल, कि एक्चुअल में तो यहां पर रेजिस्टेंस है और हमने रेजिस्टेंस नहीं माना है। इसका मतलब अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, इस चीज को समझना कि हम रेसिप्रोकल तो यूज करेंगे, दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल तो हैं, लेकिन अब पता है मैंने क्या किया? अब मैंने बैठ के ये सोचा कि ये जो है ना 4 ओम, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, तो ये जो पूरा राइट हैंड साइड पर एक नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क को मैं क्या करने जा रहा हूं इसको समझना, कि ये मेरा 4 ओम है, इसमें मुझे करंट बतानी है। अब करंट बतानी है तो मैंने शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट तो निकाल ली, जिसको कि मैं क्या बोलता हूं? नॉर्टन करंट। अब किसी तरह से मैं इस राइट हैंड वाली का आरटीएच और निकाल लूं, तो बस फिर मेरा काम बन जाएगा, फिर मेरा काम बन जाएगा। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है? आरटीएच निकालना है। मुझे क्या निकालना है? आरडीएच। तो आरडीएच निकालना है, तो देखो यहाँ पे क्या ट्रिकें चल रही है उसको समझना। ट्रिक ये चल रही है कि ये दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल है ना हर्षल, दोनों नेटवर्क रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यहां पर जो आरटीएच होगा वो एक्चुअल में वही तो होगा जो यहां पर आरटीएच होगा। अब यहां तो मैं आरटीएच निकाल नहीं सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वोल्टेज गिवन ही नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि जब आरटीएच हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो लेना पड़ता है। तो क्या मैं आरटीएच के लिए केस नंबर 2 से ये बोल सकता हूं कि यहां वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, करंट कितनी है? 5, तो 10 अपॉन 5, क्या 2 ओम नहीं आ गया आरटीएच? इसका मतलब आईएससी कितना आ गया? 6 एम्पियर आ गया। आरटीएच कितना आ गया?
2 ओम हो गया। अब तुमसे कोई आई पूछता है तो अब तुम आई बता दोगे, 6 इंटू 2/2 प्लस 4, दैट मीन्स 2 एम्प। इसका मतलब यहां पर जो आई फ्लो हो रही है इस ब्रांच में, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्प। तो कहने का मतलब ये है हर्षल, अब ये एक लेवल ऊपर की बात हो गई है। रेसिप्रोसिटी तो लगानी ही है, लेकिन रेसिप्रोसिटी लगाने के साथ अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा फैक्टर और दे दिया है कि बताओ 4 ओम रेजिस्टेंस के बीच में कितनी करंट होगी, है ना। तो समझ में आया नहीं आया? सर थोड़ा ही आया मतलब। चलो पहले इसको नोट करो, मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूंगा। हो गया है सर। देखो इसको मैं अगेन समझा रहा हूं हर्षल, इधर देखना, इधर इधर देखना सामने की तरफ। मान लो कि यदि ये शॉर्ट होता, मान लो कि यदि ये शॉर्ट होता तो कोई, मान लो कि यदि ये शॉर्ट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने करंट निकाल ली 6 एम्पियर, है ना। लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, यहां पे क्या लगा दिया है, 4 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आप इसको ऐसे समझ के चलो कि हमें इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालनी है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो आपने सबसे पहले इसको शॉर्ट करके आईएससी निकाल ली है ना। अब आईएससी निकालने से फायदा क्या हुआ उसको समझो, कि बेसिकली आपने इसको शॉर्ट करके इस नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया एक नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इस पूरे नेटवर्क को यदि आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो बस काम खत्म है। तो उसके लिए आपको आईएससी जरूर, तो आपने आईएससी निकाल दिया, उसके लिए आपको आरडीसी जरूर, तो आपने आरडीसी निकाल दिया। अब कौन बताएगा तुम्हें कि सर ऐसा कब करेंगे? तो ऐसा तब करेंगे हर्षल जब इन नेटवर्क में सिमिलरिटी ना हो। सिमिलरिटी से मतलब जैसे कि 10 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये चलेगा। यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, यहाँ पे शॉर्ट होता करंट पूछता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो दोनों तरफ करंट दी हुई है ना, और यहां पर इन्होंने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इस तरह के सर्किट में आप एक चीज को ध्यान रखो
कि हमसे किसी ना किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट या वोल्टेज पूछा जा रहा होगा। तो बस आप ये मान के चलो कि उस ब्रांच को हटा दो, और उस ब्रांच को हटाने के बाद जो रिमेन पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट आपको नॉर्टन या फिर थेवेनिन ड्रॉ करना है। क्लियर? अब नॉर्टन या थेवेनिन ड्रॉ करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी करंट और आरटीएच की, या वोल्टेज या आरटीएच की। तो जैसे कि हमें यहाँ करंट पूछा है तो हमने करंट फाइंड आउट की शॉर्ट करके, तो करंट। लेकिन आरटीएच कैसे बता पाओगे? आप आरटीएच बता पाओगे इस वाले पैरामीटर का यूज करके। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क को आप इसका रेसिप्रोकल बोल रहे हो, तो यदि ये वाला साइड इनपुट है तो इसके लिए ये वाला साइड भी तो इनपुट ही होगा ना। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से आपने आरटीएच निकाल लिया और इसको आपने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और करो तब ये समझ में आएंगी, अभी तो एकदम समझ में नहीं आएगी। हटा दो इसे हर्षल। एक क्वेश्चन और देख लो, हटा दो इसे। हाँ सर। हाँ। चलो, हाँ एक क्वेश्चन और देख लो, इसको नोट तो कर ही लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन और देखो, फिर देखो चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, और थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी थ्योरम ना टफ पड़ती है, क्योंकि यहां पर ये समझ में नहीं आता कि कब हमें क्या करना है और कौन बताएगा ये हमें। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। अब देखो तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आएंगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं खुद से समझ में आएगा कि सर इसको ऐसा करना चाहिए। टाइम भी लेना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। तो मुझे बताओ आई क्या होगा?
सर हाँ ऋषभ, ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? सर नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इधर तुमसे मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ, है ना, ताकि ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। ये बताओ कि इसमें यहां लगा हुआ है 10 वोल्ट और यहां लगा हुआ है 4 वोल्ट, जबकि यहां तो करंट दी हुई है। क्लियर मेरी बात? हाँ Shit. एक सेकंड। हम्म तो यदि तुम इन दोनों को देखो तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये जो 4 वोल्ट है ना, क्या ये ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं है? क्या मैं इसको VTH या फिर V ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं बोल सकता हर्षल? यस सर। क्योंकि ओपन ओपन ही तो है ना ये आउटपुट एंड। हाँ तो क्या मैं इस वाली नेटवर्क को इस वाले नेटवर्क 1 की तरह करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना होगा हर्षल? इसको ओपन ही तो करना होगा। से यस और नो? यस सर। करना होगा ना ओपन। और जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ करंट जीरो होगी, सीधी सी बात है ना। लेकिन मुझे इस करंट से मतलब नहीं है, मुझे तो केवल इस वोल्टेज से मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस 4 ओम को हटा दिया, 4 ओम को हटा दिया, तो उस समय पे जो मुझे वोल्टेज दिखे वो क्या दिखेगा मुझे? ओपन सर्किट वोल्टेज। अब तुम देखो इस 1 नेटवर्क से आउटपुट क्या है मेरा? 4 वोल्ट है। तो इनपुट वोल्टेज थोड़ा होगा, इनपुट तो करंट होगी ना, 5 एम्पियर। याद हो मैंने बताया था तुम्हें कि रेसिप्रोकल में यूनिट या तो ओम होगी या फिर मोह होगी। वोल्टेज अपॉन वोल्टेज यूनिट लेस नहीं होगा, करंट अपॉन करंट यूनिट लेस नहीं होगा। वो पॉइंट केवल इसी टाइम के लिए बताया गया था। इतना समझ में आ रही है हर्षल? हाँ सर।
अब मुझे बताओ कि इस थर्ड नेटवर्क में एक्साइटेशन क्या है, वीटीएच, और इनपुट क्या है 8 एम्पियर। तो 1 और 2 से 1 इज इक्वल टू 2 से 4/5 इज इक्वल टू वीटीएच अपॉन 8 करूंगा मैं। तो क्या मेरा वीटीएच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 5 वोल्ट नहीं आ गया? बताओ। यस सर। अब जैसे ही वीटीएच निकला ना हर्षल, तो अभी नोट मत करना, केवल समझना। जैसे ही वीटीएच निकला ना, तो पता है मेरे दिमाग में क्या आ गया? अच्छा, ये लोग यदि वीटीएच निकाल रहे हैं, ये लोग यदि वीटीएच निकाल रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं आरटीएच भी निकलेगा। और फिर जब आरटीएच निकलेगा, तो ये जो 4 ओम है ना, यही हमारा क्या बन गया, लोड रेजिस्टेंस बन गया 4 ओम। और इसके अंदर से कितनी करंट जाएगी, वही करंट क्या है, आइए। तो वीटीएच आपने निकाल लिया, अब मसला है आरटीएच का। आरटीएच कैसे बताओगे? तो जैसा कि मैंने तुम्हें कई बार बताया कि तुम्हें इस वाले नेटवर्क का, तो मैं इस वाले नेटवर्क का आरटीएच बताना है, लेकिन इसका आरटीएच बता नहीं पा रहे हो तुम, क्योंकि यहां वोल्टेज नहीं गिवन है। तो यदि मैं इस वाले नेटवर्क का आरटीएच बता दूं, तो मेरा काम बराबर हो जाएगा हर्षल, 2 आएगा। है ना? 2 आएगा 2। तो यहां से देखने पर आरटीएच, लो मैं यहां लिख देता हूं, आरटीएच इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/5, दैट मीन्स 2। यस और नो? तो ये हो गया मेरा 2 ओम, और वीटीएच मेरा कितना हो गया, 32/5। तो अब तुम यहां लगा दो केवीएल। केवीएल लगाओगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीटीएच डिवाइड बाई आर प्लस आरटीएच। वीटीएच कितना है, 32/5। आर कितना है, 2, प्लस आरटीएच कितना है, 4। तो ये हो गया 32/5 इंटू 6। बताओ, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हेलो। हाँ हर्षल। सर देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ मतलब नोट कर रहे हो ना अभी तो? मैं सर देख रहा हूँ। हाँ देख लो देख लो देख लो, कोई कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से देखो। और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्री फ्री तरीके से पूछ लो।
डन सर। आया समझ में हर्षल? हेलो। हाँ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। चलो। सर मैं एक पूछना चाहता था। क्या? एक मतलब क्वेश्चन था सर। अच्छा। हेलो। हाँ हर्षल। सर क्वेश्चन था एक। हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे? हाँ हाँ बोलो। सर, ये सेमेस्टर 6 में मतलब गेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट मेन है, मतलब करना चाहिए? क्या बोल रहे हो? पार्डन थोड़ा, एक्चुअली तुम्हारी आवाज जो है ना कम आ रही, क्या बोल रहे हो? सर सेमेस्टर 6 में हाँ हाँ। कौन सा सब्जेक्ट मतलब इम्पोर्टेंट है गेट गेट के? अच्छा मुझे अपने सब्जेक्ट बता दो, क्योंकि क्या है ना हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, मतलब कुछ आगे कोई पीछे हो जाते हैं। मुझे सब्जेक्ट बता दो तो फिर मैं बता देता हूँ। बताओ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हर्षल? हाँ सर बताता हूँ। हाँ बताओ। 5 सब्जेक्ट होंगे ना टोटल? हाँ सर। हाँ तो पांचों सब्जेक्ट के नाम बता दो, फिर मैं बता दूंगा तुम्हें। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड एंटेना। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड एंटीना। कंप्यूटर ठीक है, कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन। नेटवर्क। कंप्यूटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क। इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन विजन। क्या? इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन विजन। अच्छा अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन विजन। एंड मशीन लर्निंग, मशीन विजन विजन में। विजन। अच्छा मशीन विजन। नेक्स्ट। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड फूजी लॉजिक। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड फजी एंड, लॉजिक। फजी अच्छा लॉजिक। एंड फजी लॉजिक, ओके। ठीक, लास्ट। रडार इंजीनियरिंग। रडार इंजीनियरिंग। तो हर्षल, ये जो नीचे के 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इनका गेट में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। केवल फर्स्ट वन जो है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में ईएमएफटी बोलते हैं, है ना, और उसके बाद एंटीना, है ना, ईएमएफटी एंड एंटीना। तो केवल ये सब्जेक्ट ही गेट में है, मतलब इस सेमेस्टर में से। बाद बाकी तुम्हारा पूरा सेमेस्टर जो है ना, वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यस सर। और सर मतलब एम टेक के इससे मतलब से कोई नहीं ना अच्छा इससे? क्या 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 क्या? मतलब एम टेक के लिए इसमें से कोई इम्पोर्टेंट एक्चुअली नहीं है तो सब्जेक्ट? तुम्हारी आवाज जो है कम आ रही है, एक सेकंड रुको मुझे और पास आने दो मुझे। हेलो। हाँ क्या, क्या बोल रहे हैं? एमटेक? के मतलब नजरिए से इसमें सब्जेक्ट कौन से इम्पोर्टेंट है? नहीं देखो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी ब्रांच ईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, करेक्ट? यस सर। तो ईटीसी वाले स्टूडेंट जो हैं वो 4 ब्रांच में एमटेक करते हैं, किसी भी आईआईटी में या किसी भी एनआईटी में या किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। इन 4 के अलावा कोई ब्रांच होती नहीं है ईटीसी वालों के लिए, और इन 4 से कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट जो टॉपेस्ट ब्रांच है वो है वीएलएसआई। इसी को कुछ आईआईडीज में बोला जाता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और कुछ आईआईडीज में इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से। सेमीकंडक्टर डिवाइस, डिवाइस बोल लो, फिजिक्स बोलना गलत होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से। तो वीएलएसआई बोले कोई आपसे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बोले, सेमीकंडक्टर बोले, बात एक ही है। दूसरी जो ब्रांच है वो है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें कम्युनिकेशन में आप करोगे। तीसरी ब्रांच जो है वो है आरएफ एंड माइक्रोवेव।
RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, और उसके बाद लास्ट आप करोगे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, इन 4 ब्रांचेस में एमटेक होती है, एमएस होती है, मास्टर ऑफ साइंस जैसे आईआईटी मद्रास है, तो आईआईटी मद्रास में एमटेक की सीटें अलग है, और एक एमएस होती है मास्टर ऑफ साइंस। तो एमटेक बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम है और एमएस वहां पर 3 ईयर प्रोग्राम है। सिमिलरली आईआईटी बॉम्बे में भी एमटेक होती है और ये जो है एमएस होती है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखी है ना, उसी सीक्वेंस में इनकी मेरिट जो लिस्ट बनती है, मतलब यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी मतलब ब्रांच जो है वीएलएसआई मिलेगी, और यदि आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर रहे हो, कॉलेज से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप नीचे की तरफ आते जाओ। और यदि आप कॉलेज से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो, ब्रांच से कंप्रोमाइज, मतलब मैंने क्या उल्टा बोल दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आप कॉलेज से कंप्रोमाइज कर रहे हो तो फिर ऊपर वाली ब्रांच ही सबसे बेस्ट रहेगी, और आप यदि कॉलेज से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आप नीचे आते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक पैशन होता है कि हमें आईआईटी बॉम्बे में जाके पढ़ना है, तो अब उनकी रैंक आई सपोज 150, है ना, 150 AIER, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो 150 रैंक पर वीएलएसआई मिलना थोड़ा सा मुश्किल है आईआईटी बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के स्टूडेंट है ना, उनकी सबसे पहली चॉइस तो आईआईटी बॉम्बे होती है। बॉम्बे अपने आप में मतलब फेमस उस तरह से, है ना हर्षल। और उसके बाद फिर क्या टॉपेस्ट ब्रांच लेनी है? क्यों? क्योंकि किसी भी आईआईटी में जब कंपनी आएगी तो सबसे ज्यादा पैकेज, सबसे हाईएस्ट पैकेज तो हाईएस्ट ब्रांच को मिलेगा ना। और वैसे भी वीएलएसआई का दौर है, आप देख रहे हो हर एक डिवाइस में प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर मैंने बताया, एक दिन लेक्चर दिया था आपको, प्रोसेसर कौन बनाता है? वीएलएसआई, है ना। तो आईआईटी बॉम्बे, अब मान के चलो किसी बंदे की मतलब 150 रैंक आई है, अब 150 रैंक पे उसको वीएलएसआई नहीं मिल रहा, तो वो फटाफट आईआईटी बॉम्बे में कम्युनिकेशन देखेगा। कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा तो आरएफ माइक्रोवेव देखेगा, आरएफ माइक्रोवेव कंट्रोल। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है चॉइस। लेकिन किसी स्टूडेंट ने बोला कि भैया 150 रैंक आई है और मुझे चाहिए केवल और केवल वीएलएसआई, तो आईआईटी बॉम्बे के बाद नेक्स्ट जो भरता है वो भरता है आईआईटी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है। फिर आईआईटी कानपुर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही भरेंगे, ये तो डिपेंड कर रहा है कि कौन स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसको क्या सीन है उसके साथ, आईआईटी मद्रास वगैरह वगैरह। तो सीधी सी बात है, यदि किसी स्टूडेंट को आईआईटी में पढ़ना है और उसने देखा कि आईआईटी बॉम्बे में मिली तो आईआईटी दिल्ली चला जाएगा, आईआईटी दिल्ली मिली तो किसी ना किसी आईआईटी में तो मिली जाएगी ना, क्योंकि हर ब्रांच में 20 सीटें होती हैं। तो 20 सीटों के हिसाब से यदि मैं ऊपर के 7 आईआईटी की बात करूं, 7 आईआईटी में मैंने आईएससी बेंगलोर को भी जोड़ लिया है हर्षल, तो 7 के हिसाब से 7 इंटू 20 140 सीट्स तो ये हो ही गई हैं। और आपकी रैंक कितनी है? 150। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं मिलेगी किसी आईआईटी में। 140 रैंक के साथ पता है क्या होता है, कुछ स्टूडेंट केवल गेट इसलिए देख मतलब कि देते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को चेक करते रहे, है ना, टाइम टाइम पे, है ना। और कुछ स्टूडेंट ईएस में निकल जाते हैं। क्यों भाई? किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की, उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। अब फर्स्ट रैंक वाले को भैया एमटेक करनी ही नहीं है, उसको तो गवर्नमेंट जॉब आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने ईएस का एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई हो गया, वो क्वालिफाई हो गया तो फर्स्ट रैंक पे तो एडमिशन हुआ ही नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मेरिट 150 की जगह 149 हो गई, है ना। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि ऊपर के स्टूडेंट्स जो है ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस के कारण वो लोग एडमिशन मतलब नहीं लेते हैं, या फिर नॉलेज चेक करने के लिए देखते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी आईआईटीज में जा रहे हो, एनआईटीज में जा रहे हो, तो ब्रांच का सीक्वेंस मैंने बना दिया है, सामने बना हुआ है, और फिर आपकी चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हो। मतलब ठीक है हर्षल, हाँ सर। आप कुछ और पूछना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा, ठीक है। सर हाँ हर्षल बोलो। सर आप यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हो? हाँ यूट्यूब पर मैं एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एक ट्रेजेडी हो गई है, मतलब तो मैं जो है ना मंडे से, या फिर मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे या फिर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से। तो लेकिन तुम तो बिल्कुल बॉदर्ड अबाउट मतलब बिल्कुल फ्री रहो, क्योंकि मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ,
और जैसे भी जो भी चीजें होंगी टाइम टाइम पे मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। ठीक है हर्षल? हाँ सर। चलो, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ हर्षल। ओके सर। इन प्रॉब्लम्स को करना है ना। हाँ सर। और टेम्परेचर कुछ इंक्रीज हुआ या उतना ही है टेम्परेचर अभी? कोल्ड हुआ सर, कम हुआ। मतलब कम से मतलब बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर है ना, हाँ, ठंडी कम हुई है। मतलब थोड़ा ठंडी कम है। हाँ सर। चलो, क्या? हाँ हेलो बोलो सर। बोलो। सर आप हमारे कॉलेज में टीचर है क्या? मतलब मेरे को मालूम नहीं। एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोलना चाह रहे हो? सुन नहीं पाया। आप हाँ, क्या हमारे बोल रहे कॉलेज हो? में टीचर, आप हमारे कॉलेज में टीचर हो क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं हूँ। मैं तो, मैंने बताया ना, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मैं बेसिकली एमपी में हूँ इस समय। और मैं मतलब लास्ट 9 इयर्स से एज ए फ्रीलांसर फैकल्टी हूँ गेट एंड ईएसई में। तो जो भी इंडिया के उनके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आपके नॉर्थ में द गेट एकेडमी हो, गेट फोरम हो, है ना, वानी इंस्टीट्यूट हो। आप पुणे से हैं तो आपको आइडिया होगा, वानी इंस्टीट्यूट काफी बड़ा एक जो ब्रांड है। या फिर आप ऊपर जब दिल्ली की तरफ शिफ्ट करोगे तो दिल्ली के आसपास जैसे कि यूपी है ना, लखनऊ, है ना, पटना, फिर जो क्या नाम है बिहार में, देन राजस्थान, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो वहाँ की टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर मैं क्लासेस लेता हूँ, है ना, एज ए फ्रीलांसर। और 9 ईयर मेरा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यदि मैंने तुम्हारे साथ पहले भी शेयर किया हो अपना के प्रोफाइल, तो मतलब मुझे लगता है 8 से 9 बार मेरा खुद का गेट क्वालिफाई है। और जिसमें कि मेरी बेस्ट AIR 190 है, 190। और IIT रुड़की से मेरा मास्टर है एमटेक इन VLSI डिजाइन। और कम से कम 15 से 20 पब्लिक सेक्टर, एक्चुअली हम लोग टाइम पे पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे, वो मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया। जैसे आपने DRDO का नाम सुना होगा, तो DRDO में साइंटिस्ट बी के लिए मेरा 3 बार जो रिटर्न क्वालिफाई हुआ, 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। आपके बॉम्बे में मैंने बार मैं 3 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, मैं इसरो में इंटरव्यू दे चुका हूँ, है ना। फिर आपने BL का नाम सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो 4 से 5 साल पहले तक जितने भी ये PSUs के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट लिया करते थे। तो हम लोगों के टाइम पे यदि हमें किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को करना है, मतलब ज्वाइन करना है, या उसमें हम जॉब करना चाह रहे हैं, तो हमें गेट से मतलब नहीं होता था। हमें मतलब होता था कि उसका खुद का रिटर्न एग्जाम होगा, उसका इंडिविजुअल आप फॉर्म भरोगे, उसका रिटर्न एग्जाम होगा। वो रिटर्न एग्जाम किसी ना किसी स्टेट के किसी ना किसी सिटी में होगा। वहां जाके आपको पेपर देना होगा। सो मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे जैसे मतलब गेट में होते हैं। उसके बाद फिर वहां से रिटर्न क्वालिफाई होता था, उसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल आती थी, और फिर जाकर इंटरव्यू में सिलेक्शन होता था तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट, मतलब उस तरह से। तो ये सारे मैंने PSU दिए हुए। तो मतलब जहां तक मुझे आइडिया है, ऑलमोस्ट मतलब कि 20 जो PSUs के आसपास में रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। और लेटेस्ट में 2019 में मैंने मतलब कि आपने मतलब कि GSL का नाम सुना होगा, गोवा हाँ सर। शिपयार्ड लिमिटेड। तो वहां पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, वहां पर भी मेरा रिटर्न क्वालिफाई था। ऑल इंडिया रैंक मेरी के 3rd थी वहां पर। तो ये मेरी मतलब है प्रोफाइल है मेरा। और लास्ट मतलब 9 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं कुछ 6 to 7, जैसे कि नेटवर्क, है ना, डिजिटल सर्किट, देन माइक्रो प्रोसेसर, EDC, एनालॉग, है ना, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम। तो ये मेरे सब्जेक्ट हैं जिनमें मैं एक्सपर्टाइज है मेरे पास, तो ये मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और कुछ हर्षद? नो सर, कुछ नहीं, थैंक यू सर। चलिए, तो यही मैं सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ हर्षद। मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय।